हेलो एवरीवन, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कॉलेज मैनेजमेंट के थ्रू आपको टाइम टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सभी से कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान से पढ़ें, नोट्स तैयार करते रहें और अगर आपने अभी तक कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम कंप्यूटर में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आज के टाइम पर बहुत ही आवश्यकता की चीज़ हो गई है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना किया जा रहा हो। ऐसे में कंप्यूटर क्या है, ये कैसे काम करता है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, इन सब बातों को जानने के लिए आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। बेसिक टॉपिक है, स्टार्टिंग के बच्चों से लेकर के अप टू सीनियर लेवल तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से उन्हें इस चीज़ का पता चलेगा कि किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। आमतौर पर कंप्यूटर को कहा जाता है गणना करने वाला यंत्र, संगणक, हिंदी में कहा जाता है संगणक अर्थात गणना करने वाला यंत्र। कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो गणना करने का कार्य करता है। ये गणना करने का कार्य सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से गणना करने का काम जो है वो हमारे देश में, पूरे विश्व में किया जा रहा है। सबसे पहले जब कंप्यूटर के इवोल्यूशन की बात करते हैं तो चाइना देश ने एक डिवाइस बना करके तैयार की जिसका नाम दिया उन्होंने एबेकस। एबेकस एक यंत्र था जिसके द्वारा साधारण गणनाएं, जोड़ घटाना आदि क्रियाओं को किया जाता था। ये एक आयताकार बॉक्स होता था, 2 पार्ट में डिवाइड होता था और इस पार्ट्स को डिवाइड करते हुए 5 रॉड्स लगी होती थी जिनमें अपर सेक्शन में बिट्स और लोअर सेक्शन में बिट्स लगी होती थी। इन बिट्स को खिसका करके जोड़ने और घटाने का कैलकुलेशन रिलेटेड कार्य किया जाता था। एबेकस के बाद कंप्यूटर के डेवलपमेंट में गणना करने वाले और भी यंत्र जो हैं वो बनकर के तैयार हुए। इसी कड़ी में ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन नामक एक यंत्र बनाया। इसके बाद एक स्लाइड रूल आया जो भी गणना करने का काम करता था, लॉगरिथम टेबल पर आधारित होता था जिसके द्वारा जोड़ घटाना गुणा भाग आदि क्रियाएं की जाती थी। फिर सन 1801 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ जैकर्ड। उन्होंने एक यंत्र बना करके तैयार किया जिसका नाम दिया गया जैकर्ड लूम। ये यंत्र वास्तव में एक कंप्यूटर नहीं था, ना ही ये गणना करने का कार्य करता था, बल्कि इस यंत्र ने एक विचारधारा को जन्म दिया कि इस तरीके से एक यंत्र बनाया जा सकता है जो इनपुट ले, उस पर प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट प्रदान करे। जोसेफ जैकर्ड के बाद साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज आए जिन्होंने 1822 ईस्वी में एक यंत्र बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने डिफरेंस इंजन। ये इंजन स्टीम पर आधारित था, गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित था, लेकिन इसका खर्चा इतना ज़्यादा था कि इस वजह से उन्होंने इस काम को स्टॉप कर दिया। और करीब 10 साल बाद 1833 ईस्वी के आसपास इन्होंने एक नया इंजन बना करके तैयार किया जिसको नाम दिया इन्होंने एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये भी एक गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन था जो इनपुट लेता था, आंकड़ों पर प्रक्रिया करता था और प्रक्रिया करने के बाद आउटपुट प्रदान करता था। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। कहा जाता है कि चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो उनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बना करके तैयार किया उसकी कार्य प्रणाली आधुनिक कंप्यूटर से मिलती जुलती थी। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। कंप्यूटर जो एनालिटिकल इंजन बना करके तैयार किया वो साइज में बहुत बड़ा होता था, करीब 1500 स्क्वायर फीट की जगह घेरता था। उसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती थी। एक हाई मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे और बहुत हाई हीट जो है वो प्रोड्यूस करता था। इस वजह से कंप्यूटर के डेवलपमेंट को, कंप्यूटर को और अधिक विकसित करने के लिए कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया जिनको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना गया। इन जनरेशन्स को एक एक करके हम समझेंगे कि ये जनरेशन क्या थी, कैसे हर जनरेशन में किस यंत्र का प्रयोग किया गया और किस तरीके से कंप्यूटर को और अधिक डेवलप किया गया। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहली जनरेशन है ये हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और जनरेशन 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया। पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की जो टाइमिंग थी वो थी 1945 से 1955 तक, 1945 से 1955 तक। इस जनरेशन में कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जो मेन डिवाइस यूज की गई उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। रबड़ या प्लास्टिक की बनी होती थी, बहुत जल्दी हीट हो जाती थी, इस वजह से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पर इफेक्ट पड़ जाता था।
तो वैक्यूम ट्यूब को एक परमानेंट डिवाइस के रूप में यूज नहीं किया गया, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया। कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा स्लो होती थी, इन पर काम करने के लिए बहुत ही ट्रेंड ऑपरेटर्स की जरूरत होती थी। सेकेंड जनरेशन का टाइमिंग 1956 टू 1965 के आसपास था। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया और वैक्यूम ट्यूब की जगह पर एक नई डिवाइस का यूज किया गया जिसको नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो थोड़ा सा इनहेंस हो गई, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता वो थोड़ा सा बढ़ गई, कंप्यूटर का साइज भी जो है वो पहली पीढ़ी की तुलना में थोड़ा सा छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर सर्किट होता है जो संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। तो उस ट्रांजिस्टर के प्रयोग का यूज सेकेंड जनरेशन में किया गया, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और तेज हो गई और कंप्यूटर का साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया। सेकेंड जनरेशन में कुछ लैंग्वेजेस का यूज किया गया, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ओरिएंटेशन, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इस तरीके की लैंग्वेजेस का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन का टाइमिंग जो है वो अप्रॉक्स 1966 टू 1975 के आसपास था। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पर एक नई डिवाइस का यूज किया गया जिसको नाम दिया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी एक छोटा सा सर्किट होता था जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर्स को रख करके एक नया सर्किट बना करके तैयार किया गया जिसको नाम दिया गया आईसी। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन धातु की बनी होती थी और ये इलेक्ट्रिक की सेमीकंडक्टर डिवाइस होती थी। इस पर हीट का, लाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। आईसी का निर्माण फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया और आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वो ये कि कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ गई और कंप्यूटर का आकार जो है वो पहली दो पीढ़ियों की तुलना में काफी ज्यादा छोटा हो गया। आईसी के प्रयोग से जो ये कंप्यूटर में बदलाव आए तो साइंटिस्ट ने इस आईसी को ही कंप्यूटर में एक परमानेंट डिवाइस के रूप में यूज करना सही समझा। बस इस आईसी को कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने और अधिक डेवलप किया और साथ में नए डिवाइसेस को बना करके तैयार किया। इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइमिंग अप्रॉक्स 1975 टू 1990 या 1985 भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है। तो इस जनरेशन में आईसी को LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI टेक्नोलॉजी, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू और अधिक डेवलप किया गया और एक नई डिवाइस बना करके तैयार की गई जिसको नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज जब कंप्यूटर में हुआ तो कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई और कंप्यूटर का आकार जो है वो पहली 3 पीढ़ियों की तुलना में और अधिक छोटा हो गया। बाद में इसी LSI टेक्नोलॉजी को और अधिक डेवलप किया गया और नई टेक्नोलॉजी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को और अधिक डेवलप किया गया और ये माइक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर में एक परमानेंट डिवाइस के रूप में यूज किया जाने लगा। फिफ्थ जनरेशन, टाइमिंग अप्रॉक्स 1990 टू टिल नाउ, आज तक का वर्तमान समय जो है वो 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत अधिक विकास को प्राप्त हुआ। सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, लैपटॉप, पॉमटॉप, मोबाइल फोन्स, इस तरीके की बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो फिफ्थ जनरेशन में बनकर के तैयार हुई। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में एक नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया जिसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात कंप्यूटर के पास अब खुद का ज्ञान होता था। जैसे आप मोबाइल को अपने फेस के सामने लेकर के आए, मोबाइल आपका अनलॉक हो गया। आप इंटरनेट पे सर्च बार पे आपने जी लिखा, कंप्यूटर ने इतनी स्पीड के साथ पहले ही गूगल का होम पेज आपको ओपन करके दे दिया। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन को रोबोटिक्स जनरेशन के नाम से भी जाना गया क्योंकि रोबोट जैसी अत्याधुनिक मशीनों का आविष्कार भी फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत ही हुआ। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ और अपने आधुनिक स्वरूप में आ पहुंचा। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर, हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन, अब कंप्यूटर और मशीन की तुलना करते हैं कि मशीन क्या होती है और कंप्यूटर क्या होता है। मशीन और कंप्यूटर में आखिरकार अंतर क्या है? मशीन एक ऐसा यंत्र जो एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है।
device that is used for a individual task that is called a machine and makes the human task easier. जैसे पंखा हवा देने का काम करता है, कोई और काम नहीं कर सकता है, एक मशीन है. आपका फ्रिज प्रोडक्ट्स को ठंडा रखने का काम करता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है, एक मशीन है. वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने का काम करती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती है. तो ये एक मशीन है मेड फॉर अ इंडिविजुअल टास्क. बट कंप्यूटर इज नॉट a machine that perform only a individual task. It performs lots of tasks at a same time. जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर को यूज करते करते अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं तो आप फेसबुक यूज कर सकते हैं. अगर आप फोटोशॉप पे काम करना चाहते हैं तो आप साथ साथ में फोटोशॉप पे भी काम कर सकते हैं. अगर आप मीडिया प्लेयर के थ्रू कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप मीडिया प्लेयर ऑन करके गाना भी सुन सकते हैं. मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कंप्यूटर के द्वारा एक काम नहीं बल्कि एक से अधिक कामों को एक समय पर किया जा सकता है. तो कंप्यूटर की परिभाषा की जब बात करते हैं तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफिनेशंस लिखी होती हैं. एक सिंपल सी डिफिनेशन लेकर के चलते हैं जो मोस्टली हमें हर जगह मिलती है. जैसे कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, उन पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट प्रदान करता है, और यह उपयोगकर्ताओं के समय को बचाता है. Again, computer is an electronic device which performs according to the instructions given by the user and gives the output according to processing and it saves the time of the users. तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर कार्य करता है. यहां पर दो चीजें हम क्लियर करना चाहेंगे. सबसे पहले कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा और कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त सूचना. तो जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई सूचना देता है, कोई डेटा आंकड़ा प्रोवाइड करता है, तो वो आंकड़ा एक रॉ फैक्ट होता है, अर्थात उसका कोई भी मतलब नहीं होता है. जैसे डेटा की बात करें, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 50. अब आपसे पूछा जाए कि ये 50 क्या है तो आप नहीं बता सकते हैं. 50 नंबर भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, 50 रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ये क्लियर नहीं है कि आखिरकार ये 50 है क्या. तो दिस इज अ डेटा, ये एक आंकड़ा है क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं है. लेकिन जब इसी के आगे अगर लिख दिया जाए रेस 50 तो ये 50 रुपए बन जाते हैं, अर्थात ये एक सूचना बन गई जिसकी की एक अर्थ होती है. अर्थात डेटा एक ऐसा तथ्य जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो डेटा कहलाता है. और उस डेटा पर, उस तथ्य पर जब प्रोसेसिंग प्रक्रिया की जाती है तो प्रक्रिया के पश्चात जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो एक अर्थपूर्ण डेटा होता है, इसलिए उसको हम सूचना के नाम से जानते हैं. कंप्यूटर कौन कौन से भागों से मिलकर के बना होता है? स्टार्टिंग का है, दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. बेसिक टॉपिक है और ये बेसिक टॉपिक अगर आप नहीं समझेंगे तो कंप्यूटर में आगे प्रॉब्लम हो जाती है. तो दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के ऐसे भाग, नॉर्मल लोग कह देते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं. थोड़ा सा डिफिनेशन को अपडेट करते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे भाग जो फाइबर, प्लास्टिक या मेटल के बने होते हैं और जिनको छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर कहलाते हैं. कंप्यूटर के ऐसे भाग जो प्लास्टिक, फाइबर या मेटल के बने होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं और इनको यूजर जो होते हैं वो छू सकते हैं. हार्डवेयर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं? पहला इनपुट यूनिट होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है और मेमोरी. ये 4 यूनिट मिलकर के एक कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण करते हैं. तो सबसे हम पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट की. आखिरकार ये इनपुट यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं वे भाग कंप्यूटर के इनपुट भाग कहलाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन है. ये सब आपके जॉयस्टिक है, लाइट पेन है. ये सब आपके इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल हैं. कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है. ये सारे के सारे आपके माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये सारे के सारे आपके इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल हैं.
कीबोर्ड के द्वारा उपयोगकर्ता विभिन्न टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कंप्यूटर को देते हैं। माउस एक लाइटिंग इंडिकेटिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू उपयोगकर्ता जो होते हैं वो कंप्यूटर में डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने का काम करते हैं। स्कैनर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू डेटा को स्कैन किया जाता है। माइक्रोफोन आप कुछ बोलते हैं, कंप्यूटर में इनपुट होता है। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप गेम्स रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कंप्यूटर को देते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। इन इनपुट डिवाइस के अलावा कुछ एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस भी होती हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं BCR, बार कोड रीडर। आप सबने देखा होगा कि बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होती है। आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, आप मॉल जाते हैं, वहां पर आप जाकर के कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो आप जब उसकी बिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो एक डिवाइस से वो बार कोड पे लाइनिंग होती है, उस पर वो एक रेड कलर की लाइट बीम मारते हैं जिसको कहा जाता है बार कोड रीडर, और उसके थ्रू आपको वो उस प्रोडक्ट का जो भी बिल होता है वो निकाल करके देते हैं। BCR के बाद आपकी जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होती है वो होती है इनपुट यूनिट होती है वो होती है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने OMR शीट का नाम सुना हुआ है, आप उसमें मार्क फिल करते हो। OMR डिवाइस में उस OMR शीट को इनपुट किया जाता है और वो जो ये राइट आंसर्स होते हैं उनको वो आपके स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर देते हैं। OCR होता है, OMR के पहले OCR आता था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो मार्क की जगह पर कैरेक्टर को रीड करने का काम करता था। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है जो बैंक चेक्स को रीड करने का काम करती है। बैंक चेक्स में कुछ नंबर लिखे होते हैं जो आयरन ऑक्साइड के लिखे होते हैं। ये जब उस चेक को MICR में इनपुट किया जाता है तो उस चेक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी कुछ इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस के बाद बारी आती है प्रोसेसिंग यूनिट की। यूजर ने डिफरेंट इनपुट यूनिट्स का यूज करते हुए कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब कंप्यूटर उस दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करने का काम करता है। इस प्रोसेसिंग यूनिट का काम करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस का नाम है CPU। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो डेटा पर प्रोसेसिंग करने का काम करती है। केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। एक बात, जैसे ही हमने CPU का नाम लिया तो आप सबके दिमाग में एक डायग्राम बन करके आया होगा कि CPU क्या होता है। तो वो डायग्राम कौन सा आया? आपने देखा कि कंप्यूटर के पास में एक बॉक्स रखा होता है और वही बॉक्स आपके दिमाग में आया कि दैट इज कॉल्ड CPU, जिसको हम CPU कहते हैं। लेकिन उसको CPU नहीं कहा जाता है, दैट इज द कैबिनेट ऑफ CPU। वो तो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिवाइस। अगर उस बॉक्स को खोल दिया जाए, उस बॉक्स को हटा दिया जाए तो क्या आप उसको CPU कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस दिखाई देंगे। आपको उसके अंदर पावर सप्लाई के लिए SMPS दिखाई देगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको DVD ड्राइव दिखाई देंगी, आपको CD ड्राइव मिलेगी, आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, आपको मदरबोर्ड मिलेगा, बहुत सारे पोर्ट मिलेंगे, रैम मिलेगी, बहुत सारी केबल्स मिलेंगी। तो आप उसको CPU नहीं कहेंगे। CPU मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई एक छोटी सी चिप होती है। मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई छोटी सी चिप होती है जो प्रोसेसिंग का काम करती है, और इन सब को, इन सारी यूनिट्स को सेफ रखने के लिए उनको एक कवरिंग कर दिया जाता है जिसको कैबिनेट ऑफ CPU कहते हैं। और नॉर्मली हम लोग उसको क्या कह देते हैं? CPU कह देते हैं। लेकिन नहीं, CPU एक चिप होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है। मदरबोर्ड एक PCB होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बने होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं, बहुत सारी केबल्स लगी होती हैं जो पूरे के पूरे कंप्यूटर में पावर सप्लाई भेजने का काम करते हैं। और उसी मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसको नाम दिया जाता है CPU। इस CPU को की वर्किंग जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। CPU की जो वर्किंग डिवाइसेस हैं वो पहली यूनिट होती है CU और दूसरी यूनिट होती है ALU। CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये CPU काम कैसे करता है? जब उपयोगकर्ता विभिन्न इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देता है तो वो इनपुट किया गया डेटा CPU की कंट्रोल यूनिट पे पहुंच जाता है, जहां पर कंट्रोल यूनिट उस डेटा को चेक करती है और चेक करने के बाद पता लगाती है कि इस डेटा को किस डिवाइस के थ्रू सॉल्व किया जाना है, इसकी प्रोसेसिंग किस डिवाइस पर की जाएगी, और कंट्रोल यूनिट उस डेटा को उस डिवाइस तक पहुंचाने का काम करती है जहां पर उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी। अब अगली बारी आती है ALU की, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर दो प्रकार की प्रोसेसिंग करता है। पहली प्रोसेसिंग होती है अर्थमेटिक अंकगणितीय प्रोसेसिंग और दूसरी प्रोसेसिंग होती है लॉजिकल प्रोसेसिंग अर्थात तार्किक प्रक्रिया। ये दो प्रकार की गणनाएं जो है कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं। अंकगणितीय प्रक्रिया में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड आदि काम किए जाते हैं और लॉजिकल यूनिट के थ्रू कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल वर्किंग होती हैं, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर, तो इस तरीके की जो लॉजिकल कंडीशन जहां पर हमें तुलना करनी होती है, कंपेयर करना होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू, तो इस तरीके की जो भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लॉजिक यूनिट काम करती है। तो कंट्रोल यूनिट डेटा को कंट्रोल करती है और फिर उस पर जिस प्रकार की भी प्रोसेसिंग होनी होती है, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग या फिर लॉजिकल प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग के लिए डेटा को अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट पर भेज दिया जाता है। एक नेक्स्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एमयू, मेमोरी यूनिट, आल्सो नोन एज रजिस्टर। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहा जाता है कि जो प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है उस आउटपुट को कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट में सेंड कर दिया जाता है, जहां पर उस डेटा को फर्दर यूज के लिए हम सेव कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट के बाद आगे बारी आती है आउटपुट यूनिट की। डेटा इनपुट किया गया, डेटा पर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिला और उस जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू प्राप्त होता है। अब जैसे मॉनिटर, आपको रिजल्ट दो टाइप से प्राप्त होगा, या तो आपको हार्ड कॉपी में प्राप्त होगा या तो सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त होगा। हार्ड कॉपी का मतलब कि आपको प्रिंटर के थ्रू एक प्रिंट आउट मिल रहा है जिसको हमने हार्ड कॉपी कहा। सॉफ्ट कॉपी, आपको एक आउटपुट मिल रहा है जिसको सिर्फ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्पीकर के थ्रू आप सुन पा रहे हैं, इस प्रकार का जो आउटपुट प्राप्त होगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। तो आउटपुट यूनिट के अंतर्गत जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गए, स्पीकर हो गए, स्पीच सिंथेसाइजर हो गए, इस तरीके की जो डिवाइसेस होती हैं वो आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आती हैं। और इस प्रकार से सबसे पहले आपने इनपुट किया, इनपुट के बाद आपकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। फाइनल जो हार्डवेयर पार्ट है दैट इज द मेमोरी। मेमोरी के बिना कंप्यूटर अधूरा है। मेमोरी नहीं होगी तो हम कंप्यूटर में डेटा सेव नहीं कर पाएंगे। तो इस मेमोरी यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि वो दो पार्ट कौन कौन से हैं। मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट प्राइमरी मेमोरी और दूसरा भाग सेकेंडरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना गया। प्राइमरी मेमोरी अर्थात मेन मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है रैम और दूसरा भाग होता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज रैम? सबसे पहले हम इसके नाम को देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मीन्स क्विकली, एक्सेस मीन्स सर्च करना, मेमोरी मीन्स फ्रॉम द मेमोरी, कि अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी से किसी भी चीज को तुरंत सर्च करना चाहते हैं, ये काम रैम के थ्रू किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपने घर से कहीं के लिए निकलते हैं, मान लीजिए कॉलेज आपको आना है, तो आप जब घर आते हैं, रास्ते में होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ट्रक का हॉर्न, बस का हॉर्न, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है, पेपर वाला पेपर बेच रहा होता है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर उसी बीच में अचानक आपका कोई नाम लेकर के बुलाता है तो आप तुरंत रुक जाते हैं, रुक करके पीछे पलट करके देखते हैं। यही कार्य कंप्यूटर का, रैम का कंप्यूटर में होता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको किसी भी डेटा से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब अचानक आपको किसी भी डेटा की जरूरत होती है तो आप उस डेटा को सर्च करते हैं, एक्सेस करते हैं मेमोरी से, और ये काम रैंडमली एक्सेस किया जाता है रैम के थ्रू। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक नॉन परमानेंट अर्थात टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डेटा सेव किया जाता है वो परमानेंटली सेव नहीं होता है। पावर ऑफ होते ही जो भी डेटा रैम में सेव होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। ये होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और भी मायने में, जैसे हम अक्सर होता क्या है कि हम मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ रैम कितनी है, रैम ज़्यादा है तो हमने मोबाइल फ़ोन ले लिया कि हाँ ये फ़ोन अच्छा होगा क्योंकि इसमें रैम ज़्यादा है। तो रैम का दूसरा काम ये भी होता है कि ये आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को मेंटेन करने में भी आपकी मदद करती है। तो ये आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फाइनली, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, एस रैम एंड डी रैम। रैम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है एस रैम एंड दूसरा होता है डी रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम
ये अब इसका रिफ्रेश रेट जो होता है ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश नहीं करती है, इस वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो डी रैम की अपेक्षा थोड़ी सी फास्ट होती है। और डायनेमिक रैम जो होती है ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती रहती है, इस वजह से इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो इस रैम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होती है। अगला जो प्राइमरी मेमोरी का नेक्स्ट पार्ट है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम में जो डेटा सेव होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पावर ऑफ होता है आपका डेटा इरेज हो जाता है। रीड ओनली मेमोरी नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, अर्थात एक ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को सिर्फ रीड किया जा सके, पढ़ा जा सके, ना तो उसमें कुछ लिखा जा सके ना ही उसमें कोई चेंजेस किए जा सके। इस प्रकार की मेमोरी को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कैसे? कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी होती है, वो कंप्यूटर की में पहले से ही कुछ डेटा को स्टोर कर देती है, जो डेटा हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर के कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें काम करता है। लेकिन उस डेटा को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर को आपने ऑन किया, दैट प्रोसेस, कंप्यूटर ऑन हुआ और ऑन होने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बूटिंग। उसको नाम दिया गया है बूटिंग, कि कंप्यूटर जब ऑन होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड बूटिंग। अब बात तो हो गई कि बूटिंग की, बूटिंग क्या है? आपने बताया कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने को, ऑन करने की प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बूटिंग, उसको हमने बूटिंग नाम दिया है। लेकिन बूटिंग में कंप्यूटर करता क्या है? तो बूटिंग में कंप्यूटर एक प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम दिया गया है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि जब कंप्यूटर बूट कर रहा होता है उस समय वो पोस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि पावर ऑन हुआ और वो खुद का एक टेस्ट करता है। जैसे हम मॉर्निंग में सो करके उठे तो हम तुरंत अब बिस्तर से नीचे नहीं उतर जाते हैं, हम अपने आप को पूरा एक चेकअप करते हैं, पोस्ट करते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट। और पोस्ट के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारा डेटा कंप्यूटर में लिख करके आता रहता है, वो सारा का सारा डेटा आपका रोम में सेव होता है, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम को तो हम टेम्परेरी मेमोरी बोल देते हैं क्योंकि रैम में डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है, लेकिन रोम टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती है। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा सेव होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, सिर्फ इसको रीड किया जाता है। रोम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ये आपके रोम के 3 टाइप्स हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात पी रोम में जो डेटा सेव होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईपी रोम और ईईपी रोम में जो डेटा सेव होता है उसको इरेज भी किया जा सकता है, लेकिन इनको इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट यूवी रेज की जरूरत होती है, जिसके थ्रू इनके डेटा को इरेज किया जाता है। तो ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल का टॉपिक था, जिसमें हमने कंप्यूटर की व्हाट इज अ कंप्यूटर, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, generation of computers की how the computer has been developed and comes in the modern size। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी के बारे में जाना। ये आपका बेसिक टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं उनका आप नोट्स बनाते रहें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को देखते टाइम उस पर कमेंट करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। नोट्स जरूर बनाते रहें और नोट्स के साथ साथ इन ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ही सीरियसली से लेकर के चलें, क्योंकि आगे जब आपका कॉलेज खुलेगा तो इन्हीं क्लासेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।